दोस्तों, गजब हुआ चुनाव आयोग पर खुलासा। धांधली से जीती बीजेपी के सांसद पर हाई कोर्ट ने चलाया हंटर। अब एफआईआर भी होगी दर्ज, कोर्ट में होगा दोबारा से मतगणना। मगर इस बीच में फरार हो गया भारतीय जनता पार्टी का सांसद। तो क्या वाकई जो बातें कही जा रही है कि 240 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, दरअसल बीजेपी ने 180 सीटें ही जीती हैं। 40 सीटें धांधली से बीजेपी ने जीता। क्या वाकई देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जिस किस्म से चुनाव आयोग के खिलाफ में शिकायतें गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें चुनाव आयोग जिस अंदाज में नंगा हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए? क्या वाकई अब वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग के ऊपर एक ऐसी पहरेदारी, अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही तय की जाए जिसकी बुनियाद पर किसी सरकार के अधीन होकर के वो काम ना करें? आखिर कौन है ये बीजेपी के सांसद जिनके ऊपर धांधली से जीतने का आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो वो फरार हो गए और कोर्ट को अखबार में नोटिस निकलवानी पड़ी, घर पर कुर्की जैसा नोटिस चिपकाना पड़ा? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल मौजूदा वक्त में वोट चोरी, चुनाव आयोग के ऊपर में जितने खुलासे हुए उन सबसे जनता पहली बार रूबरू हुई है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर उठे सवालों का जवाब मौजूदा वक्त का सत्ता पक्ष अपनी साइड से देकर के चुनाव आयोग के बचाने की कोशिश करता रहा। मगर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मोदी शाह का एक सांसद, राजस्थान के जयपुर ग्रामीण इलाके से आने वाला, जिस शख्स को महज 16 से कुछ वोटों से चुनाव आयोग ने मिली भगत के साथ में जितवाया और उसके बाद में यह मामला जिस तौर पर हाईकोर्ट में पहुंचा, बीजेपी के इस शख्स, इस सांसद की सांसदी तो जा ही रही है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया चुनाव आयोग को और उस सांसद के खिलाफ, मगर वो सांसद फरार है। हाईकोर्ट को मजबूर होकर के अखबार में नोटिस छपवानी पड़ गई, उसके घर पर नोटिस चिपकानी पड़ गई। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के जयपुर के ग्रामीण का मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं। कोर्ट ने 20 अगस्त को बीजेपी सांसद राव राजेंद्र सिंह को नोटिस जारी करके तलब किया था, लेकिन बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत को लगता था कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा, जब मोदी ज्ञानेश शाह अपने हैं तो फिर कौन सी कोर्ट और कौन सा नोटिस। मगर शायद वो भूल गए कि अभी भी देश में कानून का राज है, अभी भी लोगों का भरोसा कानून पर है। अदालतें इतना कुछ होने के बावजूद शाह और मोदी के अनुसार नहीं चलती हैं। दोस्तों, जब मोदी शाह के सांसद ने कोर्ट के नोटिस को धता बताकर फरार होने की कोशिश की और फरार हुआ तो अखबार में नोटिस छपवाई गई। उस कोर्ट ने कहा कि सांसद को हर हाल में 1 नवंबर को, यानी कि कल, हर हाल में पेश होना है। जस्टिस भारवानी ने स्पष्ट किया कि अगर सांसद पेश नहीं होता है तो न्यायालय का मानना होगा। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त फटकार लगाई और कहा कितना संवेदनशील मामला होने के बावजूद आपने उचित कार्रवाई नहीं की। क्या धांधली आपके अधिकारियों ने कराई? दोस्तों, ये पूरा मामला उस समय का है जब जयपुर ग्रामीण सीट पर बीजेपी के राव राजेंद्र और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में बेहद करीबी मुकाबला हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव। नतीजे में राव राजेंद्र सिंह को मामूली बढ़त दिखाई गई और चुनाव आयोग ने राव राजेंद्र सिंह को 1615 वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया। दोस्तों, पेच यहीं आकर फंसा, क्योंकि आरोप यह है कि जितना मार्जिन जीत का दिखाया गया उसके डबल, यानी कि 2700 से ज्यादा बैलेट को रद्द किया गया था। और नियम और कानून यह कहता है कि अगर जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट रद्द हुए हैं तो उसकी मतगणना दोबारा से होना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है। मगर दोस्तों, कांग्रेस के यंग प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, जो कि उस वक्त इसका विरोध कर रहे थे, मगर विरोध को सुना नहीं और आरोप ऐसे लगे कि राव राजेंद्र, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी और चुनाव आयोग की मिली भगत से इस पूरे मामले को वहीं पर दबा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1615 वोटों से जिता दिया गया, महज 1615 वोट। और दोस्तों, ऐसे में जबकि 2700 बैलेट वोट रद्द कर दिए गए थे। दोस्तों, यहां रुक करके एक बात और बताता चलो कि दरअसल मौजूदा वक्त में 2014 के बाद से स्थिति क्या हुई है। 2014 से पहले हालात क्या थे? 2014 से पहले हालात ये थे कि साहब पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती थी और उसके बाद में ईवीएम गिना जाता था। मगर दरअसल चोरी करने का नया तरीका यही ढूंढा गया। 1-2 राउंड्स पोस्टल बैलेट की, कुछ पोस्टल बैलेट की गिनती कर दी जाती है, उसे रख दिया जाता है और जब ईवीएम की गिनती पूरी हो जाती है तो फिर उस हिसाब से, ताकि धांधली करके एक पक्ष को जिताया जा सके, उस पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जाती है। यह दरअसल एक चोरी का बड़ा बिंदु है। इस बार जब ज्यादा हंगामा हुआ तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, ईवीएम के आखिरी 2 राउंड 2 ईवीएम की गिनती तब होगी जब उससे पहले पोस्टल बैलेट पूरा कर लिया जाएगा। अभी भी देखिए, चुनाव आयोग ने वहां भी चोरी का चोर दरवाजा खोल करके ही रखा है। आप शुरुआत पोस्टल बैलेट से करते हो तो पोस्टल बैलेट की सारी गिनती क्यों नहीं होने देने चाहते? यही एक दरअसल चोरी का एक बहुत बड़ा चोर दरवाजा है। जिस अंदाज में राजस्थान के जयपुर के इस ग्रामीण सीट पर अनियमितताएं हुई, जिनकी जांच के लिए कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है और इसीलिए कोर्ट में मामला पहुंचा। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा की याचिका पर निर्णायक मोड़ 1 नवंबर को आना है। अब सुनवाई होनी है। 1 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी का मोदी शाह का ये सांसद वहां पहुंचता है या नहीं, देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों, इस पर पुनर्गणना का आदेश होना ही है और कहा यह जा रहा कि हाईकोर्ट के अंदर होना है। आपको 2 वाकये में बताऊं। हरियाणा का एक पंचायत का वाकया,
जहां पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को ऐसे ही जिता दिया गया था। मामला पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मतगणना कराई और हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। वहां पर बीजेपी का समर्थित प्रत्याशी हार गया, जिसको चुनाव आयोग ने जीता हुआ कहा था। उत्तराखंड का मामला, जहां पर दरअसल 200 कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन पर्चा ही रद्द कर दिया गया था, जबकि उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाले लोग, अब देखिए मीडिया के स्तर पर उसको चला रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 1952 का एक्ट यह कहता है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद में सब कुछ चुनाव आयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी टाइट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1952 की बातें पुरानी हो चुकी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जिसके हाथ में अधिकार है वो कुछ भी करे, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध जिता दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा और जिसका पर्चा खारिज हुआ था उसके पर्चे को मान्य करार दिया गया। दोबारा से चुनाव हुआ और उस चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी जीत जाता है। यह स्थिति है इस देश की। अभी तक लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर होता कैसे है चुनाव में घपला। ईवीएम तो छोड़ दीजिए, मतदाता की सूची में कैसे घपला किया जाता है। दोस्तों, मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि दरअसल वो हायर स्टडी से जुड़े हुए और रिसर्च टीम से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने बताया कि दरअसल कई ऐसी टीमें मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष के काम करती हैं